अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक लिटरेसी की कि लोगों में साइंस का शऊर होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ हो रही है और हर चीज़ में हम एक रीजनिंग तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंस के जब हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसके बेसिक्स हमें प्रिंसिपल्स का नहीं पता होता, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हम सब के लिए, कॉमन लोगों के लिए भी साइंस का नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे विच इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। और मैं बहुत ही एक सिंपल अल्फाज में बताऊं, नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आजकल लोग बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर कुछ चीज़ों को ऑल्टर भी कर सकते हैं और एक नए तरीके से तख्लीक भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम डायसेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम में। और अब मैं आपका तारुफ करवाती हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो बहुत ही नामवर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और साइंस में उनका बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर सबी अनवर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इनटू द शो। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको दिखाती हूँ एक पैकेज। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके तब्दील किया जा सकता है या कोई नई चीज तख्लीक की जा सकती है। दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि तिब्बी शोबे में नैनो रोबोट जिस्म के अंदर जाकर इंजेक्शन देते हैं या फिर सर्जरी करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया है। नैनोमीटर के साइज के ट्रांजिस्टर और नैनो वायर्स का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स में होता है, जो दुनिया के तेज तरीन कंप्यूटर को बनाने में मदद देता है। इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी ज़रूरी तवानाई और दीगर बेशुमार शोबों में इस्तेमाल की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रुझान से मुस्तक़बिल में नित नई इजादात मुतवक्को हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर काम कर रही है पूरी दुनिया में, और इसके क्या बाकी एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक लिटरेचर की। जी डॉक्टर साहब, ये साइंटिफिक लिटरेसी जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट है और हम सब कॉमन लोगों के लिए साइंस का बेसिक नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है? इसकी एक मिसाल आप यूं समझें कि एक किसान है, उसने खेत है उसके पास, उसने बीज बोना है और वहां से फसल उगनी है। कितना जरूरी है उसके पास इस चीज का इल्म कि पानी कब मुयस्सर होगा, पानी किस मिकदार में मुयस्सर होगा। अगर वो नहरी निज़ाम, नहरों से पानी हासिल कर रहा है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। अगर वो बारानी ज़मीन है तो कब बारिश बरसेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखें साइंस से मुंसलिक हैं, मौसमियात से मुंसलिक हैं। पानी कितना अवेलेबल है, हल कब जोतना है, फसल कब काटनी है। तो ये बड़ा एक साइंसी इल्म है। हर शख्स के लिए एक बुनियादी साइंसी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो बड़ी बड़ी दकीक किताबों में आपको मिलेगी। आपको इर्द गिर्द जो कायनात नज़र आ रही है, जो बादल बरस रहे हैं, बिजली कड़क रही है, जो दर्जा हरारत है, सर्दी गर्मी, दिन रात का आना, आवाज़ें कैसे बनती हैं, सारी साइंस है। तो हर शख्स के लिए साइंस को जाना, उसे थोड़ी बहुत समझ बूझ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे इर्द गिर्द तकरीबन जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग जरूर होती है, लेकिन बात वही है कि आपको सवाल करने का शऊर होना चाहिए उसमें। आजकल जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में स्कूल लेवल पर जो साइंस कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर, एडवांस लेवल पर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में अभी उसमें बहुत सी गुंजाइश है, बहुत सी तरक्की की गुंजाइश है कि जिस अंदाज में साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस आप यूं समझते एक खास मिजाज है जिसे बाज़ औक़ात टेम्पर ऑफ साइंस कहते हैं, मेथडोलॉजी ऑफ साइंस कहते हैं। उस साइंस के अंदर आप एक चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं, आप चीज़ों को शक की निगाह से देखते हैं। साइंस में एक बड़ी अहम चीज़ है जिसे कहते हैं बेयकीनी या अनसर्टेनिटी। साइंस में कोई चीज़ सर्टन नहीं होती,
ایک अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि हर चीज के अंदर एक बेयकीनी की सी कैफियत होगी। जी डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कोई भी प्रोसेस हो रहा है या कोई भी हम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि साइंटिफिक उसकी रीजनिंग क्या है, और हमें लगता है कि यही एक डेफिनेट चीज है जो जिसके पीछे ये सारा मामला चल रहा है। तो आपने बताया कि साइंटिफिक नॉलेज कभी भी वो एक डेफिनेट नहीं होता, हम लोगों तक ये अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे? साइंटिफिक नॉलेज बड़ी रंगारंग चीज है जी, उसके अंदर सवाल की गुंजाइश रहती है, उसके अंदर कुछ बेयकीनी किसी हद तक रहती है। हाँ, कुछ चीजों में तो आपको तयक्कुन है, यकीन है कि आप कुछ चीज गेंद ऊपर फेंकेंगे उससे नीचे आना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन बाज औकात आपको सवाल करने की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी क्लासरूम्स हैं, हमारा जो एजुकेशन का जो निज़ाम है उसके अंदर ये खुली सोच मौजूद नहीं है। मतलब एक सिस्टम है निहायत कॉम्प्लेक्स, उसको समझने के लिए आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशन और इंट्रिकसीज में जाना पड़ेगा। फिर साइंस बड़े बड़े सवालात को जन्म देती है। एक मिसाल मैं देता हूँ कि ये हम कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अगर आप ज़मानो मकान में स्पेस टाइम इंसान की हैसियत देखें तो वो एक छोटे से एक कुर्रा ज़मीन पर अर्थ पे मौजूद है। अब वो अर्थ एक प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स में से निज़ाम शमसी के। हमारा सूरज एक सूरज है, एक सितारा है हमारी कहकशां मिल्की वे में, और इस जैसे 100 अरब सितारे और मौजूद हैं, और इस कायनात में 100 अरब कहकशाएं मौजूद हैं। तो हमारी हैसियत तो बहुत छोटी है, फिर ये कायनात कैसे बनी, इसमें इंसान की हैसियत क्या है? तो ये साइंस बड़े बड़े सवालों को जन्म देती है। तो हमारी क्लासरूम में जब हम साइंस पढ़ाते हैं बहुत ज़रूरी है कि उसका एक मकसद ये हो कि तलबा और तालिबात के जहनों को खोला जाए। साइंस इस अंदाज में पढ़ाई जाए कि उनके अंदर तजस्सुस की हिस्स पैदा हो, वो सोचने के अंदर उनको शौक पैदा हो। सिर्फ मार्क्स लेने के लिए या इम्तिहान देने के लिए साइंस पढ़ाने से उसको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। साइंस का मकसद है जहन कुशाई, जहनों को खोलना। आपने बताया कि हमारे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है जिसमें हम साइंस को पढ़ाते हैं, ताकि हम लोगों तक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें लोगों को हम साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पेश करें। आजकल हम स्टेम एजुकेशन का नाम सुन रहे हैं, बच्चों के अंदर भी, बच्चों के लिए भी स्पेशल स्टेम एजुकेशन के कोर्सेज मुतारिफ करवाए जा रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, और बड़ों के लिए भी ये है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये एक कैसा इनकलाब है? स्टेम दरअसल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का नाम है। जब भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यही मज़ामीन जहन में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लें एक नया लिबास पहना दिया है स्टेम कहला के। लेकिन अब वाकई एक इनकलाब दुनिया में बरपा है कि हमने अपने बच्चों को अच्छे अंदाज की 21वीं सदी की साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ानी है। अब नए नए मज़ामीन हैं जिनका 20-30 साल पहले कोई जिक्र अज़कार नहीं थे। रोबोटिक्स देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गो किसी और सूरत मौजूद थी, लेकिन अब इसने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मशीन लर्निंग, आप क्वांटम टेक्नोलॉजीज की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, तो ये सारे नए मैदान खुल गए हैं। और इनफैक्ट हम लोग तो बचपन में बच्चों को ब्लॉक्स देते हैं लेगो कि वो खेलें, लेकिन हमें स्टेम एजुकेशन में वो लेगो के पीछे भी ये साइंस है कि एक्चुअली दिस इज अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स रोबोटिक्स। स्टेम अगर आप इन टूल्स को कह रहे हैं तो ये तो स्कूलों और कॉलेजों में ये फैलाए जाने चाहिए, मुतारिफ होने चाहिए कि बच्चे इनका इस्तेमाल करें, टीचर्स को इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है कि आपने सर्किट्स बना सकें, रोबोट्स बना सकें, सैटेलाइट्स बना सकें। तो ये वाकई दुनिया में एक इनकलाब है, और इस इनकलाब के पीछे एक अहम बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है। एक बात, दूसरी चीज डेमोक्रेटाइज हो गई। ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी मुल्क से कोई कॉम्पोनेंट बआसानी मंगवा सकते हैं। तो ये चीजें डेमोक्रेटाइज हो गई हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी की कोई कीमत नहीं हो, वो सबके लिए मुहैया, इसी तरह टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इनको कहते हैं, ये सब चीजें आम लोगों को अब मुयस्सर हैं। अब इनसे कितना हम फायदा उठाएं तो ये बड़ा अहम है। असल में जरूरत ये है कि इन चीजों को आप एक्टिविटी से बढ़ के अपने निसाब के अंदर दाखिल करें, ताकि इनके अंदर मुदावमत हो, ये चीजें बाकी रहें। ये सिर्फ कुछ एक्टिविटीज तक महदूद ना रहे, बल्कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है,
उसका ये बुनियादी हिस्सा बन सकें ये एक्टिविटीज। बहुत देर से हम सब में एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग ग्लोबली क्यों नहीं सामने आते, साइंस की फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो अपना नाम क्यों नहीं सामने लाते, या अगर काम यहाँ पे हो रहा है तो उसका पूरी दुनिया में क्यों जिक्र नहीं किया जाता, क्या वजह है, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं पाकिस्तान में जिनको ब्रेक करने की जरूरत है, जिनको बदलने की जरूरत है? एक बड़ा बैरियर हमारी क्वांटिटी का है, हम क्वालिटी का तो यकीनन है, लेकिन एक बड़ा बैरियर क्वांटिटी का भी है। कोई चीज़ अपना नाम उस वक्त बनाती है जब एक क्रिटिकल साइज से बड़ी हो। तो हमारे एक नोबेल लॉरिएट थे फिजिक्स के, उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया, और भी नोबेल लॉरिएट्स यहाँ छुपे हुए मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे निज़ाम तालीम का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि निज़ाम तालीम से बगावत करके वो आगे निकले। असल में ज़रूरत है कि हमारा निज़ाम तालीम इतना आसान, इतना हौसला अफजा हो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स के लिए भी। स्टेम की बजाय अब स्टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आर्ट्स के लिए भी हर नई अंदाज में सोचने के लिए हमारे निज़ाम तालीम के अंदर हर तरह की प्रोविजन होनी चाहिए कि लोग फिर आगे उभरेंगे। तो कोई भी मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता और उसमें ये बड़े बड़े नाम, बाकमाल नाम पैदा नहीं हो सकते जब तक उसके निज़ाम तालीम के अंदर वो आज़ादी मुयस्सर ना हो लोगों को सोचने की, असातिज़ा को सोचने की। असातिज़ा को तकरीम देनी पड़ेगी, उन्हें इलेक्शन और इस जैसी चीज़ों में मर्दमशुमारी में घुसाने से गुरेज करना होगा ताकि वो अपने काम पर फोकस करें। तो ये आज़ादी देनी पड़ेगी। इस अच्छे निज़ाम तालीम के नतीजे में एक बड़ी तादाद में लोग सामने आएंगे जो फिर मुल्क का नाम पूरी दुनिया में पैदा कर सकेंगे। बिल्कुल, हमें ज़रूरत है कि हमें लोगों तक ये शऊर बेदार करने की कि सवाल पहले करें, अपनी सोच को वसी करें और फिर रीजनिंग की तरफ आएं। जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, आपके अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन करें कि वो क्यों हो रही हैं, और वही एक पहला स्टेप होगा हमारी साइंस एजुकेशन की तरफ। हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ल्ड। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि साइंस एजुकेशन हम सब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बताया कि हमें ज़रूरत है, इस वक्त हमारे वक्त की ज़रूरत है कि हम साइंटिफिकली सोचें, समझें, क्योंकि यही एक ज़रिया है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। डॉक्टर साहब, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम बहुत सुना है हमने और आजकल बहुत आम है इसका नाम। इसके हवाले से कुछ बताइए कि नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और क्या दुनिया में ये काम कर रही है? नैनो दरअसल एक पैमाइश का एक इकाई है। 1 अरब नैनोमीटर्स हों तो 1 मीटर बनता है। आप समझ लें कि एक बाल, अगर इंसानी बाल लें, उसका अगर आप कुतर देखें, डायमीटर देखें, उसके अंदर 1000 नैनोमीटर्स होंगे। तो नैनोमीटर बहुत छोटा अदद है जो आम तौर पर आम माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। हाइड्रोजन एटम, जो बिल्कुल सबसे छोटा एटम है, उसका साइज तकरीबन आधा नैनोमीटर है। ये बहुत छोटी इकाई है। ये छोटी दुनिया की टेक्नोलॉजी है, बहुत छोटी दुनिया की, एटम्स की, आयन्स की, मॉलिक्यूल्स की। जब आप चीज़ों को तोड़ते जाते हैं, ये ग्लास आपके सामने पड़े, इसको तोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे हिस्से बनते जाएंगे। आप इतना छोटा कर लें कि आप 1 नैनोमीटर की स्केल तक पहुंच जाएं, तो वहां आपको एटम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खासियतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आम मादे से। तो एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी है। आप एक इत्र की बोतल लें, परफ्यूम की बोतल लें, उसको आप प्रेस करें, उसमें से परफ्यूम निकलेगा और वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो वो खुशबू दरअसल छोटे छोटे कतरे हैं, नैनोलीटर साइज के बहुत छोटे छोटे कतरे जो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएंगे, सरायत कर जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। तो ये है नैनो स्केल। तो एक बहुत अहम लेक्चर दिया था एक फिजिसिस्ट ने जिसका नाम था रिचर्ड फाइनमैन। बिल्कुल, उनको तो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। उनका एक मशहूर मकूला था उस अपने एक लेक्चर में,
देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम. राइट. कि आप चीजों को बड़े हैसियत में देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक अंदाज में देखते हैं, लेकिन अंदर झांके तो सही. जी. तो एक नई दुनिया आपके सामने वाह हो जाएगी, खुल जाएगी, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके मुख्तलिफ फवायद हैं मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, कमर्शियल यूजर्स हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि ग्लोबली या हम पाकिस्तान को देखें तो कौन सी ऐसी हमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस मिलती है जिसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? जो नैनो टेक्नोलॉजी में मेरी ज़ाती राय है कि नैनो टेक्नोलॉजी ने शुरू में जो वादे किए हमें वो उन वादों का पूरा समर तो अभी नहीं मिला, लेकिन कुछ समर जरूर मिले हैं. मिसाल के तौर पर जब आप कोई ड्रग या कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपने कैंसर को ट्रीट करना है, तो कैंसर दरअसल बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो बहुत तेजी से अब डिवाइड हो रहे हैं. अब इन सेल्स तक पहुंचने के लिए अगर आप अपनी ड्रग को, जो कि एक नैनो मटीरियल है, किसी नैनो कैप्सूल के अंदर लपेट के किसी मेथड से आप खास कैंसर सेल्स तक पहुंचाएं, जिसे हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहते हैं, तो वो जो दवा है वो खास कैंसर सेल तक पहुंच के उसे तलफ करेगी. और जो दीगर साइड इफेक्ट्स आमतौर पर कीमोथेरेपी से होते हैं, जिसमें पूरे जिस्म के अंदर आप एक केमिकल या एक ड्रग फेंकते हैं, वो साइड इफेक्ट्स होते हैं. जो कैंसर के बहादुर मरीज हैं उससे वो लड़ते हैं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. तो एक मिसाल है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. फिर अगर आप बात करें मुख्तलिफ नैनो टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड पेंट्स हैं जिस पे कभी काई नहीं जमेगी, ऐसे पेंट्स जिन पे काई नहीं जमेगी. स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स आप बना सकते हैं. अगर आप मकड़ी का जाला देखें तो उसका एक थ्रेड है, वो माइक्रोन साइज का थ्रेड होता है. इस टर्म है नैनो स्ट्रक्चर्स के नाम से. आई थिंक आप उसी की बात कर रहे हैं कि नैनो स्ट्रक्चर्स आजकल बन रहे हैं जिससे चीज़ों को ऑल्टर किया जाता है और बहुत उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है. चीज़ों को मजबूत बनाया जा सकता है, चीज़ों को ज़्यादा कंडक्टिव बनाया जा सकता है. जी. मिसाल के तौर पे कार्बन की कई किस्में मौजूद हैं. अगर आप घर में इस्तेमाल करने वाली पेंसिल लें, जिसे आमतौर पे लेड पेंसिल या कच्ची पेंसिल कहते हैं हमारे घरों के अंदर, अगर आप उससे लकीर एक कागज के ऊपर डालें तो वो जो स्याह रंग की एक लकीर सामने आएगी वो कार्बन है. उसको हम आमतौर पे ग्रेफाइट कहते हैं. अगर उस ग्रेफाइट से के ऊपर आप एक स्कॉच टेप का एक हिस्सा लें और उस स्कॉच टेप को उस ग्रेफाइट की लकीर के ऊपर, पेंसिल की लकीर के ऊपर थोड़ी देर के लिए मस करें और उठा लें, तो आपके पास कार्बन एटम्स की एक सतह, जो एक ही सतह आपको हासिल हो जाएगी स्कॉच टेप के ऊपर. उसको ग्राफीन कहते हैं. वो एक नैनो मटेरियल है. राइट. नैनो टेक्नोलॉजी वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी लग रही है. पाकिस्तान में हम क्या देखते हैं कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी पर कोई रिसर्च हो रही है या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर सन 2000 से लेके अब तक नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत से रिसर्च ग्रुप्स हैं, बहुत से इदारे हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां लोगों ने अपना मिशन बनाया हुआ है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च करेंगे. ना सिर्फ वो मकाले प्रोड्यूस करेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन जिन्हें हम कहते हैं, बल्कि नई नई प्रोडक्ट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे. मिसाल के तौर पर जब ये 2-3 साल पहले कोविड का सारा एक आलमी वबा फैली, तो एक बड़ा अहम मसला था फिल्ट्रेशन का. तो आमतौर पर फिल्ट्रेशन और जर्म्स को, आपको पता है बैक्टीरिया का जो की जसामत है वो माइक्रोन स्केल पे होती है, वायरसेस की उससे भी कम होती है. तो ऐसे फिल्टर्स बनाना जो आप अपने चेहरे पे पहन सकें, जिनसे आप इन माइक्रोब से बच सकें, तो नैनो फिल्ट्रेशन इसे कहते हैं. तब इन मास्क को, खास मास्क को बनाना एक बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी का चैलेंज है. आप समझें आर्टिफिशियल स्किन है. हमारे मुल्क में बहुत से लोग जल जाते हैं किसी वजह से, चूल्हा फटने की वजह से. अगर आप किसी बर्न सेंटर में जाएं लाहौर के, तो वहाँ आपको बच्चों की बहुत बड़ी तादाद नजर आती है जो छोटे छोटे घरों में चूल्हे फटने की वजह से, या चाय उन पे गिर गई, गर्म दूध उबलता हुआ गिर गया, उनकी जिल्द झुलस जाती है. तो ऐसे लोग, बच्चों में, ऐसे लोगों में, अफराद में आपको मसनूई जिल्द की जरूरत पड़ती है. तो वो एक खास मटीरियल है मसनूई जिल्द,
कोलेजन उसको कहते हैं, आर्टिफिशियल कोलेजन चाहिए, जी तो आप नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ऐसी जल्द बना सकते हैं। फिर वूंड हीलिंग, अगर आपको जख्म आ जाए आप वो बैंडेज लगाएं तो वो खुद ही आपका जख्म मुंदमिल हो जाए, वो मरहम का काम दे सके वो बैंडेज। ये नैनो टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ करिश्मे हैं। क्वांटम थ्योरीज के बारे में आजकल हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम कहते हैं कि और मजीद उसको छोटा कर दिया जाए तो उससे मुंसलिक एक स्टडी है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्वांटम थ्योरी के बारे में इसके एक मूजिद थे, एक डेनिश फिजिसिस्ट है नील्स बोहर, उन्होंने क्वांटम थ्योरी के बारे में कहा था, आप इसको मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन एंजॉय करेंगे। एनीवन हु इज नॉट शॉक्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स हैज नॉट अंडरस्टूड इट। यानी ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को हैरान कर देती है। जब आप एटम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आम तौर पर हमारी कॉमन सेंस के बरखिलाफ हैं। जी तो क्वांटम साइंस इस छोटे लेवल पर चीजों की प्रॉपर्टीज को जानने का नाम है और इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करके इनसे नई टेक्नोलॉजीज और नई डिवाइसेस को बनाने का नाम है। इसमें ऐसी मैं सिर्फ एक मिसाल दे सकता हूँ जिसे इंटेंगलमेंट कहते हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अजसाम हैं, अगर वो इंटेंगल्ड हैं, खास किस्म के उलझाव का शिकार हैं, तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देखें किसी एक मकाम पे तो आपका जो आपका आउटकम है वो अफेक्ट करेगा एक दूर जो एक चीज मौजूद है उसके आउटकम को। एक किस्म की टेलीपैथी है। बिल्कुल, हम इसको समझ नहीं पाते और ये टेलीपैथी आपने बिल्कुल जिक्र किया, यही चीज इसको बहुत ज्यादा वो अनसर्टन बनाती है और लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड अगेन आपने वो बात की कि नील बोहर ने कहा कि जो लोग इससे हैरान नहीं हुए इसका मतलब वो इसको समझे ही नहीं। तो लेकिन ये टेलीपैथी आप ये ना समझिएगा कि ये एक किस्म की महिरुल उकूल चीज है या माफौकुल फितरत चीज है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने इसको मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया इस लफ्ज को टेलीपैथी, लेकिन ये प्रॉपरली अंडरस्टूड है, इसको बयान किया जा सकता है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म लिखी जा सकती है। एटम जब काम करेगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब काम करेंगे तो वो क्वांटम के असूलों के मुताबिक करेंगे। तो इसके अंदर चीजें प्रोबेबिलिस्टिक हो जाती हैं। आप यकीन से नहीं कह सकते कि मैं अगर एक सिक्का फेंकूंगा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे लौटेगा भी कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको ये चीजें नजर आती हैं। आपने बिल्कुल जिस तरह बताया कि आप ये मत समझिए टेलीपैथी से कि कोई चीज बहुत ही बेयकीन है और कोई ऐसी चीज है जिसका कोई वजूद नहीं है। तो यही हम आज डिस्कस कर रहे थे कि हम जब सवाल करने पर आ जाएं तो फिर हमें उसके जवाब मिलते जाते हैं और हमेशा कोई ना कोई चीज की जरूर पीछे एक स्टडी होती है, कोई रीजनिंग जरूर होती है। तो ये हम पर है कि हम वो इतना शऊर अपने अंदर पैदा करें, सवाल करने की इतनी वो ताकत रखें। और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूवर्स ने ये एपिसोड जरूर एंजॉय किया होगा। आपने इतना ब्रीफ करके और इतने आसान अल्फाज में उनको बताया, नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी और साइंस की जो ज़रूरत है हम सबको उसके बारे में भी। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी और ग्लोबली बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर काम कर रही है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में भी कोरोना के दिनों में एक एप्लीकेशन सामने आई इसकी मास्क की शक्ल में, कि मास्क क्रिएट किए गए जिसके थ्रू हम वायरस को रोक सकते थे। और इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी की बिल्कुल एग्जाम्पल दी डॉक्टर साहब ने। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई टेक्नोलॉजी और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول